तो बोलते हैं इसका बूस्टर, अब अगले साल इसका बूस्टर। तो मैं परेशान हो गई हूँ, तो मैंने अब छोड़ दिया। और एक डॉक्टर मेरे संपर्क में ऐसे आए, उन्होंने बोला जैसे टाइफाइड वगैरह के वैक्सीन लग रहे हैं, बट जिस बीमारी का इलाज हमारे पास है उसका आप वैक्सीन क्यों लगवा रहे हो? तो फिर एक नई सोच आ गई सामने, क्या करना चाहिए? अभी तो हमें फ्लो घुमाना पड़ेगा ना, जैसे दुनिया फ्लो हो रही है, नहीं तो लोग हमें तंग करेंगे। जैसे 10 साल की हो गई, 10 साल का वैक्सीन आता है वो सब जरूरी नहीं है। वो नहीं है ना। तो मैंने फिर पिछले साल से बंद कर दिया। मैंने तो बहुत वैक्सीन नहीं लगा, उनको जो दी थी को स्टार्टिंग जब दवाई दी 3 साल तक मैंने बहुत लगवाना है उसको। और हर साल बूस्टर, इसका बूस्टर, उसका बूस्टर, हेपेटाइटिस की भी नहीं लगाई, हेपेटाइटिस वगैरह वो भी नहीं लगाई, छोड़ दिया। कल तो 2 सिद्धांत हमने पढ़ा था, यूनिटी ऑफ डिसीज एंड यूनिटी ऑफ क्योर। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोनों सिद्धांत समझ में आए ना आपको? दोनों सिद्धांत क्या कह रहे हैं? फर्स्ट सिद्धांत ये कह रहा है कि शरीर में गंदगी का इकट्ठा हो जाना ही बीमारी का कारण है। और दूसरा सिद्धांत कह रहा है कि जर्म्स आर द सेकेंडरी कॉज ऑफ डिसीज। जब शरीर में गंदगी रहती है तभी सभी तरह के कीटाणु उसमें आकर के हमें रोगी बनाते हैं। तो आज के संसार में सबसे बड़ी विषमता यह है कि लोग कीटाणु पे तो काम कर रहे हैं, पर शरीर की गंदगी को मुक्त करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में भ्रम में जीते जीते आप किस दिशा में जाएंगे, कितने लोगों की आंखें हम लोग खोल पाएंगे, ये हमें नहीं पता, बट हम अपना प्रयास जारी रखेंगे। प्रतिदिन मेरे पास जब कोई कंसल्टेशन के लिए आता है तो उसको मुझे आधा घंटा देना होता है। 30 मिनट्स तक मैं उनको समझाता हूँ, रोज उतने ही पेशेंस से वही चीजें उनको पेशेंस से समझानी होती है। उसमें भी उनका मन कितना इस बात को स्वीकार करेगा, क्योंकि जो चश्मा उन लोगों को पहना दिया गया है उस चश्मे में उनको हर चीज अलग ही रंग की दिखाई देती है। तो जो समझ जाता है वो जागृत हो जाता है, और जो नहीं समझ पाता कोई बात नहीं, फिर 2-4 साल बाद फिर वापस मेरे पास आता जरूर है। मैंने ये अनुभव किया कि जब भी कोई मेरे पास आता है, समय लेता है, बैठता है, आधा घंटा देता है, तो हो सकता है वो तुरंत उपचार ना कराए, पर वो 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल बाद जब परेशान हो जाता है तो फिर मेरे पास आता है, सर आया था आपके पास, उपचार नहीं करवाया, अब करवा लेता हूँ। तेरा पहले पूछा था, कभी करवाऊंगी ये मेरे हाथ में नहीं है ना, मेरा काम है उनको समझाना। सर मैंने लास्ट 2 ईयर से मैं हर साल 2 बार डिटॉक्स करवा रही हूँ। जी। तो उससे मुझे बहुत फायदा मिला है, मतलब लिटरली फील होता है अंदर से लाइफ में। मैं 2 दिन से मेरी फ्रेंड आई हुई थी घर पे, तो जस्ट मेरी तबीयत 2 दिन से ठीक नहीं थी। परसों शाम से, मतलब यहाँ से जब से क्लास से गई तब से तबीयत मुझे खराब लग रही थी। मैंने खाना नहीं खाया। ऑब्वियसली एक नॉर्मल पर्सन की जैसे उसने पूछा कि खाना क्यों नहीं खाया, तो नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है, नहीं अच्छा लग रहा है, नॉट गुड, थक गई हूँ बहुत ज्यादा, लास्ट 2 महीने से बहुत हेक्टिक हो गया है, तो नहीं खाना, मतलब रेस्ट चाहिए मेरे को। बोलती है अच्छा ठीक है, उसको लगा चल नहीं खाया, कुछ दूध पी लेगी, मैंने कुछ भी नहीं खाया उसके सामने। फिर कल पूरा दिन मतलब बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हुई, मैंने ऐसा लगा था मेरे को सब चीजें दो दो दिख रही है, इस टाइप का हो गया था। फिर वो पूछती है आज भी कुछ नहीं खाया, इतनी वॉमिटिंग हो गई, तबीयत ठीक नहीं है, बुखार आ रहा है तेरे को? मुझे कुछ नहीं खाया, मैं लिटरली मैंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी, नारियल पानी और थोड़ा सा इलेक्ट्रॉल 1-2 बार हो गई, कुछ नहीं खाया पूरे दिन। कल रात को भी अच्छा तेज फीवर था, फिर सुबह उठ के फिर उसने देखा आज फिर कुछ नहीं खाया तूने? मैंने बोला हाँ देख। और भी जब उसने देखा दोपहर को, मतलब 11-12 बजे तक, आई वाज लाइक कि मैं घर के सारे काम कर रही हूँ, ठीक हूँ, बॉडी ठीक है, रिकवर हो गई है, तो उसको लगा कि ऐसा कैसे हो गया। मतलब मैंने बोला बॉडी को टाइम दे दिया ना, तो वो तो ठीक हो ठीक हो रही जाए। है।
हमारा तीसरा जो सिद्धांत है वो आपकी इस समस्याओं से जुड़ा हुआ ही है जो आपने अभी रिसेंटली फेस किया। तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र होते हैं। तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र होते हैं। जो किताबें खोल के रखे हैं उस हिंदी बुक पे 73 पेज नंबर पे आ जाएंगे। तीव्र रोग अर्थात होता है एक्यूट डिसीजेस। एक्यूट डिसीजेस आर नॉट एनिमीज बट दे आर फ्रेंड्स। व्हाट आर एक्यूट डिसीजेस? फॉर एग्जांपल फीवर इज ए एक्यूट डिसीज, ठीक है। कोल्ड, कफ, these are acute diseases. Diarrhea, this is acute disease. So the anything which is of short-lived duration is called as acute disease. जो कम समय के लिए होता है उसे acute disease बोलते हैं। A fever can be any kind of fever. It can be a viral infection. It can be a bacterial infection. It can be a parasitic infection. It can be something like माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जैसे बैक्टीरिया हो सकते हैं, टीबी जिसको बोलते हैं। तो उसमें शाम शाम को थोड़ा थोड़ा ही बुखार आएगा, थोड़ा थोड़ा, एकदम लो ग्रेड फीवर रहेगा, इवनिंग्स में आएगा। उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि जो टीबी वाले बुखार होते हैं वो शाम को लो ग्रेड में रहते हैं। तो ऐसे हर बुखार की अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है। टाइफाइड के बुखार की अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है। मलेरिया से आप सभी परिचित हैं कि लोग बोलते हैं कि भैया ठंड लग करके आएगा, ज्यादा ठंड आपको लग रही है, ये आम भाषा में सुना हुआ है। तो जितने भी ये छोटी छोटी बीमारियां हैं जिसमें हम लोग बुखार, जब हम बुखार की बात कर रहे हैं, सर्दी की बात कर रहे हैं, खांसी की बात कर रहे हैं, तो सवाल ये है कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है इसकी समय समय पर सबको बुखार, सर्दी, खांसी होती ही है। किसी को जल्दी जल्दी होती है और किसी को 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल में होती है। जैसे मुझे वेदर चेंज होता है तब होती है। वेदर नहीं, जरूरी नहीं है वेदर चेंज होने से ही हो। जरूरी इस बात पर है कि आपके शरीर में गंदगी कितनी है। अभी इसी चीज को हम समझने वाले हैं। तो एक्यूट डिसीज क्या है? एक्यूट डिसीज इज नथिंग बट एन एफर्ट ऑफ द बॉडी टू ओवरकम ऑल द टॉक्सिन्स व्हिच हैव बीन एक्युमुलेटेड इन द बॉडी। एक्यूट डिसीज का अर्थ है कि शरीर में जितनी भी गंदगी इकट्ठा हो गई है वो शरीर का एक स्वमेव सार्थक सरल प्रयास है कि वो शरीर को रोग मुक्त कर सके। स्वमेव सार्थक सरल प्रयास शरीर का है कि वो शरीर को रोग मुक्त कर सके। उदाहरण के लिए जब हमें बुखार होता है तो ये बताइए बुखार में बॉडी का टेम्परेचर कितना हो जाता है? 99, 100, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से 98.6 से बढ़ करके वो ज्यादा हो जाता है। आपको कभी ये समझ में नहीं आया है कि ये बुखार इतना बॉडी अब खुद बॉडी ही बढ़ाता है? ये टेम्परेचर, सेट टेम्परेचर किसके कंट्रोल में है? शरीर के कंट्रोल में है। तो शरीर हमेशा अपने टेम्परेचर को 98.6 मेंटेन करता है। किसी भी परिस्थिति में, ठंड हो, गर्मी हो, किसी भी गिवन सिचुएशन में वो उसको मेंटेन करता है। तो ऐसा क्या हो गया जो उसने अपने टेम्परेचर को बढ़ा करके 99, 100, 101, 102 कर लिया? तो उसका जवाब है कि शरीर में गंदगी थी। गंदगी थी तो कीटाणु आए। अब कीटाणु को मारने के लिए शरीर ने अपना टेम्परेचर बढ़ाना, उसका अपना मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म है। तो उसने अपना टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया। आप किसी भी बायोकेमिस्ट्री लैब में जाइए, किसी भी लैब में जाइए, आपको अध्ययन में बताया गया है कि बॉईल करने से कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। ऑटोक्लेविंग करने से, ऑटोक्लेव एक छोटा सा apparatus होता है जिसमें सारे सिरिंजेस और ऐसे मेडिकल इक्विपमेंट्स को डिसइंफेक्ट किया जाता है, उनको गर्म करके डिसइंफेक्ट किया जाता है। तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि बॉडी जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए वो लोग उसको हीट करते हैं। हीट में वो लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। तो क्या बुखार का आना शरीर का ये सार्थक प्रयास नहीं है कि वो शरीर के अंदर मौजूद जो कीटाणु है वो उनको मार दे? तभी तो वो टेम्परेचर को इतना बढ़ा रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि इतने टेम्परेचर में बॉडी
वो कीटाणु अंदर सरवाइव नहीं कर पाएगा। जो चीज बाहर होती है वही चीज वो अंदर कर रहा है, तो इसमें क्वेश्चन मार्क कहां पर आ गया? क्वेश्चन मार्क तब आया जब हमको वो तकलीफ सहन नहीं हुई, बुखार हो गया, मेरे शरीर तप रहा है, कांप रहा है, एकदम हैवी हैवी लग रहा है, बिल्कुल हरास सी लग रही है, हाथ पैर में दर्द है, कुछ करने का मन नहीं हो रहा है और मैं सहन नहीं कर पा रहा। तो ऐसी स्थिति में मैं एक चिकित्सक के पास जाऊंगा तो चिकित्सक क्या करेगा? चिकित्सक एक ऐसी दवाई लिखेगा जिसका नाम सो कॉल्ड पैरासिटामोल है। पैरासिटामोल क्या करेगा? आपके सेट टेम्परेचर को रिड्यूस करेगा। कैसे रिड्यूस करेगा? वो जाके आर्टिफिशियली आपके सेट टेम्परेचर को रिड्यूस करके आपके बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल पे ले आएगा, क्योंकि पसीना बहा देगा। आपको देखा होगा कि जैसे कुछ दवाइयां खाते हैं थोड़ी देर बाद पसीना आता है और फिर बॉडी का टेम्परेचर, आपको पसीना गिराने का और टेम्परेचर गिराने का कोई तरीका ही नहीं। अरे बॉडी को खुद को लगता तो खुद ही पसीना निकाल लेता, क्योंकि गर्मी में तो करता है ना वो ऐसा। गर्मी में जब उसके बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो पसीना निकाल के उसको ठंडा करता है। तो अगर अभी उसने टेम्परेचर बढ़ाया है तो वो खुद से उसको हैंडल भी कर लेता, पर आपने धैर्य नहीं किया, आपने उसको सहन नहीं किया। डॉक्टर बोलते हैं कि बुखार सर पे चढ़ जाता है। हाँ तो समझिए ना, पूरी बात तो समझने की कोशिश करिए। डॉक्टर डॉक्टर क्या समझाना चाह रहा है आपको? कौन सी बीमारी में बुखार सर पे चढ़ जाएगा? हर तरह की बीमारी में बुखार सर पे नहीं चढ़ता। अब बॉडी ने कोशिश की, आपने पैरासिटामोल पूरी कंडीशन को समझ लीजिए पहले, उसको आपने टेम्परेचर को कम कर दिया, बट अब कीटाणु को मारने के लिए डॉक्टर बोलेगा कि ये एंटीबायोटिक खाओ। प्रोसेस समझ में आ रहा है? उसने आपकी बॉडी की नेचुरल प्रोसेस को किया हैम्पर और बोला कि मैं जो दे रहा हूं उससे मैं कीटाणु को मार दूंगा। आपका बॉडी, ये मेडिकल साइंस में भी ये बात पता है उनको, ऐसा नहीं है कि नहीं पता है। पर अब वो ये कह रहे हैं कि मैं जो दवाई दूंगा उससे कीटाणु मर जाएंगे और आपका डिस्कम्फर्ट खत्म हो जाएगा। तो ये आपको ज्यादा सरल लग रहा है, इट्स मोर इजी टू अप्रोचेबल। तो सो यू एक्सेप्ट दैट। तो क्या होने वाला है? अब बॉडी का बुखार तो उतर गया, डिस्कम्फर्ट भी खत्म हो गया, पर बॉडी के अंदर जो केमिकल्स आए वो केमिकल्स से बॉडी को तकलीफ होगी ना। कोई भी केमिकल शरीर में जब आता है तो वो एंटीबायोटिक जब आता है तो वो सिर्फ कीटाणु को नहीं मारता, वो हमारे शरीर के हेल्दी सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करता है। अरे भाई मैं परफ्यूम छिड़कूंगा तो जिसको छिड़का हूं बस उसी को खुशबू आएगी क्या? ये आसपास के लोगों को भी आएगी। तो जब एंटीबायोटिक खाऊंगा तो जहां जहां जिस सेल से वो इंटरेक्ट करेगा वो उसको भी डैमेज करेगा। केमिकल है केमिकल इन नेचर, तो इट विल डू दैट। तो हम कहते हैं बेस्ट पॉसिबल मिनिमम कितनी मेडिसिन से हम जीवन जी सकते हैं, ये तो कोशिश हो सकती है ना। बुखार के बारे में समझ में आया। अब आपका सवाल था कि बुखार सर पे चढ़ जाता है, ऐसा वायरल फीवर्स नॉर्मली सर पे नहीं चढ़ते। अब सवाल उठता है कि वायरल फीवर क्यों होता है? वायरल फीवर हुआ ही इसलिए कि आपके शरीर में जब कोई भी वायरस एंट्री करता है, जैसे सर्दी हुई आपको, तो सर्दी होते ही बुखार सर्दी खांसी सब साथ में चलते हैं। तो जैसे ही आपको सर्दी होती है तो वो वायरस को शरीर मारने की प्रक्रिया में जुड़ जाता है, तो उसमें उस युद्ध में बहुत हीट भी जनरेट होती है। जब कहीं लड़ाई हो रही है तो वहां पर घमासान हो रहा है तो वहां पर थोड़ा सा गर्मी तो होगी, तो वो गर्मी भी वहां से निकलती है। पर जो वायरल गंदगी है, वायरस जो है वो उतना ज्यादा ताकतवर नहीं होता सर्दी खांसी वाला। ये तो इन्होंने मैन मेड वायरस बनाया। नॉर्मल वायरस सर्दी खांसी की आज तक दवा क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि सर्दी खांसी का जो वायरस है वो भेष बदल बदल के आता है इसलिए कोई भी वायरल फीवर की आज तक कोई भी मेडिसिन नहीं बन पाई। क्योंकि आज वो ए बन के आया था, कल बी बन के आएगा, परसों डी बन के आ जाएगा, परसों जेड बन के आ जाएगा। तो हमें कौन सा बॉडी को, डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि इनको कौन सा वायरस आया है, जेड आया है कि सी आया है कि डी आया है? तो उसके लिए उनको उतनी दवाइयां रखनी पड़ेगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए वायरल फीवर की कोई दवाई नहीं होती। वो जो भी दवाई देते हैं वो सिर्फ एंटीबैक्टीरियल ही देते हैं। अगर वायरल फीवर की दवाई होती तो कोरोना इतना आतंक क्यों मचाता?
वायरल फीवर की दवाई होती ही तो कोरोना इतना आतंक मचा ही नहीं पाता। आपको वायरल फीवर हुआ तो आपने दवाई खाई, आप ठीक हो गए, पर कोई दवाई थी ही नहीं आपके पास। इसलिए तो अब फिर ये रोल आया कि वैक्सीन लगाओ, क्योंकि वैक्सीन हमारे मन को ये संतुष्टि दे रहा था कि अब हम सेफ हैं। देखो, एक चीज समझने की कोशिश करना, विश्वास बहुत बड़ी बात है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक आदमी गार्डन में टहल रहा था, वो बहुत परेशान था, उसका बिजनेस में बहुत लॉस हो गया था। तो लॉस हो गया था तो उस एक व्यक्ति गार्डन में घूम रहा था, बोले क्या हो गया? बोले मैं बहुत परेशान हूँ, बोले मेरा बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है। तो बोले कोई बात नहीं, ये लो मैं आपको चेक देता हूँ, $1 लाख का चेक लो, जब आपका काम हो जाए तो मुझे रिटर्न कर देना। आप बोलते यार अच्छा है, अनजान आदमी भी मदद कर रहा है और अपने आप को एक बहुत बड़ा व्यापारी बता रहा था। ठीक है, चला गया। अब ये गया तो इसके मन में एक होप आ गया। होप आ गया तो इसने अपने बिजनेस को फिर से रीस्टार्ट किया। अब इसके पास होप क्या था, मेरे पास $1 लाख का चेक पड़ा हुआ है, कभी भी मेरे को कोई दिक्कत आएगी तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस चेक का यूज कर लूंगा, इस पैसे का मैं यूज कर लूंगा। और ऐसा करके उसने अपने बिजनेस में अपना एफर्ट डालना शुरू किया, क्योंकि एक विश्वास चल रहा था। और धीरे धीरे उसकी बिजनेस वापस बुलंदियों पर आया। अब उसका ये था कि अब मैं वो जो पैसा लिया हूँ उसको वापस करूँ। उसने यूज नहीं किया उसको, बट उस होप के कारण से उसका बिजनेस वापस आ गया। तो बोला कि जिसने मेरी मदद की थी जाके उसको धन्यवाद दूं। तो वो उस एड्रेस पे गया तो उस एड्रेस पे कोई व्यापारी मिला नहीं। तो फिर वो गार्डन में आया, उसने 4 लोगों से पूछा। तो फिर एक सज्जन वहां जो केयर टेकर थे उस गार्डन के, तो बताया, बोले वो जिनकी आप जो चेक देने की बात कर रहे हैं वो अंकल सबको ही चेक देते रहते हैं। और सामने सेनेटोरियम है, मेंटल सेनेटोरियम, शाम को भाग के आ जाते हैं और चेक में साइन करके सबको पैसा बांटते रहते हैं। अभी सर्दी के मन पे क्या गुजरी होगी। क्या लेके गया था वो लेके गया था होप। तो वैसे ही जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं, चिकित्सक के पास आप जाते हैं, वो आपको दवाई देता है, वो आपको वैक्सीन देता है, मेडिसिन देता है, तो आपको एक होप आती है कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा। तो जैसे आपके पास आके आती है सर, तो बिना दूसरा लगता है ठीक हो गया। तो होप क्या है? होप वही कंडीशन है जो कोई भी दवाई देती है। अब सर्दी हुई, सर्दी के लिए एलोपैथी मेडिकल साइंस में क्या लिखा गया है, मैं नहीं बोल रहा हूँ ना, दिस लाइन इज फ्रॉम एलोपैथी मेडिकल साइंस, जो ये कह रहा है कि अगर आपको सर्दी है तो इट विल टेक 7 days टू ट्रीट विदाउट मेडिसिन। 7 दिन में आपकी सर्दी बिना मेडिसिन के ठीक हो जाएगी, और बोले 1 week में विद मेडिसिन ठीक हो जाएगी। हाँ पूछो ना, सवाल तो पूछो आप। इसका मतलब क्या है? दवा लो ना लो 7 दिन में लगेगा ही, वो ठीक हो जाएगी, राइट। बट इसमें एक छोटा सा ग्लिच है। ग्लिच क्या है? 7 दिन आपने दवाई नहीं खाई तो आप रोग मुक्त हो गए 8वें दिन। बट 7 दिन आपने दवाई खाई तो 7 दिन 8वें दिन बॉडी तो रोग मुक्त होने की कोशिश कर चुकी थी, बट अगले 7 दिन वो जो केमिकल आपने डाला हुआ है, 5 दिन का एंटीबायोटिक, अब शरीर उससे निपटने के लिए अपना पूरा काम करेगी। तो प्रोडक्टिविटी के 14 दिन नष्ट होंगे, 15वें दिन आप ठीक हो गए। आपको लग रहा है कि आप 7 दिन में ठीक हो गए हो, बट यू आर नॉट। यू विल गेट फाइन, ओके, ओनली इन केस वो समय गुजर जाएगा, 15 दिन लग जाएगा। तो अब सर्दी क्यों हुई? सर्दी इसलिए हुई क्योंकि लंग्स में जमा गंदगी निकालनी थी। डायरिया क्यों हुआ? कि बोले आंतों में शरीर अपना मैकेनिज्म बनाया, उसने वहां पर अनहेल्दी बैक्टीरिया आ गए। अनहेल्दी बैक्टीरिया आने के बाद हेल्दी बैक्टीरिया को भगा दिए, तो वहां पर आतंक मचाने लगे। तो वहां पर शरीर का कुछ डाइजेशन होने नहीं देते, जो आता है पट पट बाहर निकल जाता है। कुछ करने नहीं देते ना वहां पर वो लोग, कोई काम ही नहीं करने देते अनहेल्दी बैक्टीरिया आकर के। तो अनहेल्दी बैक्टीरिया चूंकि आके वहां डांस कर रहा है, तो आपने जो खाया वो वहां पर रहता है और उसका प्रोसेस चलता है। पर जैसे ही
आपके साथ क्या हुआ, वो जो भी आप खा रहे हैं वो वहां आकर के प्रोसेस कंप्लीट नहीं करने देते वो लोग, तो उसको जाना पड़ता है। आप गए सीएसएबी में बिल पटाने के लिए, बहुत भीड़ थी, आप जब तक पहुंचे उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, तो आपको क्या करोगे, घर जाओगे कि वहीं बैठोगे? अगले दिन मान लीजिए शाम का समय था, बंद हो गया 5 बजे, तो अब क्या आप रात भर वहीं रुकोगे क्या? अगले दिन अगले दिन के 10 बजे तक जब तक खुलता नहीं है काउंटर और फिर पैसा पटा के ही निकलोगे आप? नो, यू वोंट डू दैट। तो वो सब चीजें बाहर निकलने लगती हैं। फिर अब बॉडी इनसे निपटने के लिए क्या करे, तो कहा जाता है कि कोई भी एक्यूट डायरिया या उसमें सबसे पहले अगर लूज मोशन हो गया है, ट्रिगर हो गया है, तो वो ऑटो मोड पे चला जाता है। तो सबसे पहले हम रिड्यूस कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को, उसके लिए ऐसी मेडिसिन आती हैं जिसको फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करती है। बट नेचुरली अगर देखेंगे तो कोई भी चीज वहां गर्मी ज्यादा है, तो अगर हम आइस कोल्ड चीजें लेंगे, जैसे आइस कोल्ड एप्पल जूस लेंगे, आइस कोल्ड कोई भी चीज ऐसे आइस कोल्ड लेंगे, तो वहां पर क्या होगा, जैसे हम लोग एनिमा देते हैं तो कोल्ड आइस वाटर एनिमा देते हैं, तो वहां की इंटेस्टाइन क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो फिर वो चीजों को छोड़ना, मतलब डायलेशन में वो फेंकती रहती है, तो वो रुक जाती है कुछ। तो नेचुरल आइस कोल्ड एनिमा देते हैं, आइस कोल्ड एप्पल मिल्क एप्पल शेक देते हैं, ऐसी चीजें देते हैं जिससे तुम, हाँ बाकी जो चीजें देते हैं, दही वगैरह देते हैं, तो दही में होता है लैक्टोबैसिलस, तो दही में हेल्दी बैक्टीरिया है, इंटेस्टाइन में अनगिनत बैक्टीरिया अच्छे वाले। अनहेल्दी वहां पहुंच गए हैं, तो अनहेल्दी ने हेल्दी को भगा दिया है, तो हम क्या करते हैं, हेल्दी की सेना फिर भेजते हैं। गुंडे आतंकवादी आ गए हैं, तो वहां पर सेना क्या कम पड़ रही है, तो हम बाहर से सेना मंगवाते हैं, फोर्स आती है, 4 टास्क फोर्स आती है, और वो आकर के फिर उन लोगों को भगाती है। वैसे ही है ये भी, शरीर में दही, स्पोरोलाइट पाउडर और ये सब वहां जाएंगे और वहां पर उस गतिविधि को संभालेंगे, और जो कीटाणु है उनको मारेंगे, चीजें ठीक हो जाएगी। तो एक्यूट डिसीज क्या है, एक्यूट डिसीज हमारे शरीर के लिए मित्र है, और पर समझदारी इस बात में है कि एक बच्चा जो बोल नहीं पाता, उसको उसके लिए हमें उपचार करना पड़ता है, क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं। पर जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, आपको दवाई पर अपना आश्रित होना कम करना चाहिए। आपको बुखार तेज हो गया, कोई बात नहीं, आप गर्म पैर स्नान ले लीजिए, नेचुरल बॉडी की स्वेटिंग होगी, सर दर्द भी कम हो जाएगा, और बॉडी का टेम्परेचर भी कंट्रोल में आ जाएगा। अगर आपको अपने डिस्कम्फर्ट को ही ओवरकम करना है, तो नेचुरोपैथी में भी टेक्निक्स बताई गई हैं जिसके थ्रू आप उस चीज को ओवरकम कर सकते हैं। पर 2-4 दिन तो अब आपके शरीर से गंदगी निकलेगी तो तकलीफ तो होगी ना भाई, उसको कैसे और कब तक रोकेंगे आप? दवाई लेने की बात नहीं होती है। हाँ, तो वो तो हर परिस्थिति में होती है ना, ठीक है। तो एक्यूट डिसीजेस आर मित्र एंड नॉट द एनिमी, बट बी इंटेलिजेंट। अब ऐसा फॉलोअर नहीं बनना है कि जो बता दिया गया है उसको एकदम अंध फॉलोअर बन के कर रहे हैं। कई बार समय परिस्थिति के अनुसार से निर्णय लेना पड़ता है। बुखार, सर्दी, खांसी, डायरिया, आप बोले सर बोले थे नहीं दवाई मत खाना, तो बस हम भी अटक गए उसमें। If there is some situation which needs to be handled immediately, like loose motions are the things which should be handled immediately, because it will cause unnecessary dehydration to the body. So I'm not supportive of medicine, but I believe in one thing, कि जितने भी systems हैं, जितने भी पैथीज हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, इनमें कोई कॉम्पिटिशन नहीं, इनके अपने फायदे और लिमिटेशंस हैं, इनके अपने फायदे और लिमिटेशंस हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि यही पैथी अच्छी है। हम लोग सिस्टम में कहते हैं कि द बेस्ट पैथी इज सिंपैथी, जो हमें हर मनुष्य को, हर चिकित्सक को अपने पास आने वाले रोगी के प्रति रखना चाहिए। इसलिए जरूरत पड़ने पर अगर उसको एलोपैथी की जरूरत है और तुरंत निदान की जरूरत है, तो उसमें भी उसको मदद करनी चाहिए। आपको कट्टर बन जाओगे ना, तो आपको प्रॉब्लम होगी। और आप स्थिति और आवश्यकता, जैसे मान लीजिए जितनी इमरजेंसीज हैं, उसमें तो नेचुरोपैथी की लिमिटेशंस हैं, वो तुरंत तो कुछ नहीं कर सकती।
तो ऐसी स्थिति में उस समय तो हमें एलोपैथी साइंस ही हेल्प करने वाली है। जो साइंस ने इतना डेवलपमेंट किया है, इतना आगे वो बढ़ा है, तो उसका मदद हमें मिलेगा तभी तो हम लाइफ सेविंग तुरंत की, तो अभी लाइफ बचाना जरूरी है ना पहले तो इसलिए सभी पैथियों के अपने फायदे हैं और अपने लिमिटेशंस हैं। तो इसलिए चिपकिए मत, कट्टरपंथी मत बनिए, समय आने पर जैसी आवश्यकता वैसा काम करिए। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, मेरे फादर जो है वो कट्टर नेचुरोपैथ, दवाई तो वो खाते ही नहीं, ठीक है। तो वो उनके खाना खाने की जब वो 75 के आसपास के एज में थे, तो उन्होंने खाना खाना मिनिमम कर दिया, बोले मैं नहीं खाऊंगा, लिक्विड पे ज्यादा खाऊंगा। तो इस नहीं खाने के कारण से जो स्टमक का हिस्सा, स्टमक समझते हैं, जो ईसोफेगस जहाँ एंड होता है, स्टमक का हिस्सा है, उसकी जो एंड रीजन रहती है वो सिकुड़ गया, बिकॉज ऑफ नॉट ईटिंग, बिकॉज कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्शन भी बंद हो गया। जैसे कई लोहे के दरवाजे अगर 15, 20, 50 दिन, 2, 4 महीने नहीं खुले तो क्या हो जाएगा, जाम हो जाएगा ना, फिर कैसे खोलोगे उसको, टाइट हो जाएगा। तो यही उनके साथ में हुआ। आप बिलीव नहीं करेंगे उनका पेशेंस लेवल, और हम सभी बड़े बड़े डॉक्टर्स दंग हैं। मैं आपको जो समझाने वाला हूँ उस चीज को समझो, कट्टरपंथी का ये उदाहरण दे रहा हूँ। कुछ भी नहीं नीचे जाता था, वो लिक्विड के 2 साल तक लिक्विड के अलावा कुछ ले ही नहीं पाते थे, 2 साल तक। वो भी पानी जो पीते थे ना, वो पेट में रह जाता था, कई बार वो वोमिट होता था। पर कट्टर नेचुरोपैथी हमारी किसी, मेरी ना सिस्टर की बात माने ना मेरी बात माने, हमारे साथ क्या है, हम लोग मेडिकल साइंस के नॉलेज से वेल वर्स्ड हैं और नेचुरोपैथी से भी वेल वर्स्ड हैं। तो दोनों का नॉलेज होने के कारण से हम परिस्थिति को भाप करके आकलन करते हैं, तो वो नहीं माने। तो हमने कहा यहाँ पर डॉक्टर ललित निहाल हैं, वो मेरी सिस्टर के क्लासमेट हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, और ऑलमोस्ट यहाँ पर जितने भी बड़े डॉक्टर्स हैं जो अभी इस वक्त काम कर रहे हैं, तो मैंने डॉक्टर ललित निहाल के पास उनको ले गया। अब मैं आपको मजेदार वाक्य इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप समझिए कट्टरपंथी की बात है। उन्होंने चेक किया, बोले पूरी तरह से कंस्ट्रिक्टेड है। हमने तुरंत एंडोस्कोपी की, उन्होंने ऑन द स्पॉट एंडोस्कोपी की। उन्होंने कहा कि देखिए इसको तो हमें खोलना पड़ेगा, इसको खोलने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम इसमें एक बैलून डाल के इसको डायलेट कर दें, जो सिकुड़ गया है उसमें एक बैलून डाल के उसको खोल दें, ताकि समय समय बैलून रहेगा तो वो बंद चालू होता रहेगा। जब आप खाओगे तो डिस्टेंट होगा तो वो बैलून फूलेगा, तो फूलेगा तो वो चीजें नीचे चली जाएंगी। तो उन्होंने बहुत सारी दवाइयां दी, बोले टाइमिंग जब तक आपको ये एसिडिटी और ये सब चीजें होंगी तो दवाई। तो अब उन्होंने फीस नहीं ली, कोई भी चीज की फीस नहीं ली, क्योंकि हो सकता है वो सिस्टर के रिलेशन और उस चीज को। तो उन्होंने जो दवाई लिखी, तो उन्होंने लगभग 3,500-4,000 रुपए की कुछ दवाई मेंशन की थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि वो दवाई खरीद लो। तो मैंने दवाई क्या करूंगा मैं, बोले खरीद लो। खरीद लिया मैं, घर पे ला के वैसी रखी रही वो क्या बोले भाई सज्जन ने फीस तो ली नहीं, तो मैं ऐसे कुछ दे दूं तो ये भी ठीक नहीं है, तो कम से कम उनको दवाई ही खरीद लूं उनकी दुकान से, तो उनको कुछ लाभ मिल जाएगा। खाऊंगा तो नहीं, ये तो तय है, खाए भी नहीं। और हमने बोले वापस भी नहीं करना। तो ये उनकी इंटीग्रिटी है। पर हंसने की बात ये है कि उन्होंने उस चीज को वैसा किया, नहीं माने। तो फिर हमने डिसाइड किया, बॉम्बे में जो हॉस्पिटल है, हम दोनों ब्रदर्स यहाँ से गए, मैं उनको लेके गया, और वहाँ बॉम्बे हॉस्पिटल में हम उनको दिखाकर, मेरी सिस्टर का ठीक बाजू में ही वहीं पर, तो वो वहाँ वर्क भी करती थी। तो हमने वहाँ गया और उनका बैलून डायलिटेशन करवाया। डायलिटेशन तो हो गया, वो 2-4 महीने ठीक रहा हुआ चीजें, और फिर वो जस की तस वैसे सिकुड़ गई। अभी फिर नहीं माने कि नहीं आप, हमने बोला कि इसमें सर्जरी करा लीजिए, ठीक रहेगा, एक वहां से बाईपास निकाल देंगे जो डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा। बोले नहीं। 6-8 महीने गुजरे, अब वो उनसे वो पानी भी ना जाए, वो ज्यादा सिकुड़ गया, वो बैलून का प्रोसेस समाप्त हुआ,
तो अब वो जो थोड़ा थोड़ा पानी जाता था वो भी ना जा पाए। तो एक दिन मुझे 3:30-4 बजे बोले, जिसमें 23 दिसंबर का दिन था। हमने फैमिली के साथ बाहर जाने का प्लान किया था कि हम 5-6 दिन सारी बुकिंग्स कर ली थी, सब कुछ कर लिया था। उन्होंने मुझे बुला के बोला कि अब थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि बोले पानी भी नहीं चाह रहा है। मैंने इतना तो दिन बर्दाश्त कर लिया, तो मैं तुरंत उनको लेके गया। मतलब मैं इसी चीज का तो वेट कर रहा था आपके लिए। मैंने सारे अपने प्रोग्राम्स कैंसिल किए और तुरंत उनको लेके गया। जो रामकृष्ण केयर में डॉक्टर संदीप दवे के साथ जो उनके पार्टनर हैं डॉक्टर सिद्धार्थ तामसकर, वो भी मेरे सिस्टर के क्लासमेट हैं। मतलब डॉक्टर ललित निहाल ये सब क्लासमेट्स हैं। तो मैं उनके पास वहाँ लेके गया, फिर हमने सर्जरी शेड्यूल की। 24-25 तारीख के को उनकी सर्जरी हुई और उसके बाद नाउ इज फाइन। अब वो 2 बार खाते हैं। सर्जरी में वो बाईपास ही निकाला। हाँ नहीं, मतलब एक स्टमक से एक छोटा सा वो निकाल करके सीधा डायरेक्ट इंटेस्टाइन में डाल दिया गया। अब वो पाइप हमेशा इंटैक्ट रहने वाला है। तो उसमें कहा गया कि आप खाना खाना मत छोड़ना। तो वो 2 बार अपने नियम से खाते हैं, एक बार 12 बजे खाते हैं और एक बार शाम को 7-8 बजे खाते हैं। ना इज एब्सोल्युटली फाइन। बस इतना समझाना चाह रहा हूँ कि उस फेज में भी उन्होंने कोई दवाई नहीं खाई। इतनी सर्जरीज हुई, सब कुछ हुआ, सब कुछ इंट्रावेनस लगा, कुछ मौखिक दवाइयां उनको नहीं खाने पड़े। देखो मेरे को दवाई नहीं खाना पड़ा। मैं कैसा हो गया, आपका ये कट्टरपंथी कैसा हो गया। तो जो कई जगह पे आप चीजों को नहीं समझ सकते, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड अपना लिमिटेशन एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। बुद्धिमान बनिए, स्मार्ट बनिए। सर जैसे अभी कल की बात है, मेरा कजन है हम्म। का बेटा, वो 15 या 16 ईयर का होगा वो। तो कल ना वो कहीं गार्डन झूले में गिर गया, तो उसकी ये बोन ना टूट गई, मतलब उसका हाथ झूल रहा है ऐसा। तो कल रात में मतलब उसको ऐसा प्लास्टर ऐसे लगा है। तो अपने से नेचुरोपैथी में कुछ है जैसे, क्योंकि वो बोल रहे थे कि 1 वीक बाद में भी पॉसिबल है कि उसको ऑपरेट करना पड़ेगा और डालना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरा ब्रेक हो गया बीच से। अगर टूट गया है तो उसको पहले कनेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद मैं आपको उस प्रोसेस को भी समझा दूंगा। हमारा जब नेक्स्ट पॉइंट लूंगा तो मैं ये भी पॉइंट आएगा, ये जो तकलीफ है फ्रैक्चर वाली ये भी तो आएगी। मतलब ऐसे जब भी ऐसा कुछ अपने यहाँ पे ऐसा कुछ है तो फिर उसको यहाँ अगर पे टूट गया है और दोनों बोन के बीच कंटिन्यूटी नहीं है तो हमें उसे नहीं है तो कनेक्ट करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा सब्सटेंस यूज करना पड़ेगा। उसके बाद चूंकि उम्र कम है तो बोन्स वापस फिर से कनेक्ट हो जाएंगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी अगर डिसकंटिन्यूटी हो गया है तो देखो बाहर से तो उसको कंटिन्यूटी को नहीं बनाया जा सकता ना, तो उसको खोल के उसको कंटिन्यूटी को सेट करना पड़ेगा अगर बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है। बाकी जो हीलिंग की प्रोसेस है वो अपने आप नेचुरली होने वाली है। तो आप थोड़ा अगर हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ होता है या फिर जैसे कि अगर आप इसको बताएंगे तो फिर उसको ला लेते हैं। पहले सबसे पहले तो जो उसका फ्रैक्चर हुआ है, टूट गया है। हाँ टूट गया, तो बोन ही टूट गई ना उसकी वहां से। हाँ तो फिर वो तो पहले तो आपको डिस्कनेक्ट, पहले कनेक्शन उसको एस्टेब्लिश करवाना पड़ेगा। इसलिए तो कहा कि हर किसी की अपनी लिमिटेशन है और हर किसी की अपनी विशेषता है। कुछ विशेषता नेचुरोपैथी के पास है वो एलोपैथी में नहीं है, कुछ विशेषता एलोपैथी के पास है वो नेचुरोपैथी में नहीं है। होम्योपैथी में कुछ अपनी विशेषताएं हैं, आयुर्वेद में अपनी कुछ विशेषताएं हैं। तो सब में अपनी अपनी कुछ बेसिक गुण है। पर चूंकि एक्यूट डिसीज हमेशा से आपको हेल्प करती है। खासकर मुझे सर्दी खांसी और बुखार तो निश्चित रूप से लगता है कि वो हमारे शरीर को गंदगी से रोग मुक्त करने के लिए होती हैं। होने पर थोड़ा सहन कर लेना चाहिए। अगर आपकी उम्र सहन करने वाली है तो, बच्चे हैं तो ऑफकोर्स इलाज कर लीजिए। सर हम कैसे जानना चाहिए, जैसे आपने बोला कि नेचुरोपैथी करना चाहिए ना, नेचुरोपैथी इलाज नेचुरोपैथी का इलाज करिए ना। प्राकृतिक चिकित्सा भाई, हम इलाज करने थोड़ी मना कर रहे हैं, हम आपको दवाई खाने से तो मना कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि शरीर में गंदगी इकट्ठे हो गई है, बुखार सर्दी खांसी हो गई, तो सर्दी खांसी दूर करने के लिए भाप लीजिए, नेति करिए, पेट को साफ करने के लिए एनिमा लीजिए, बुखार और सर दर्द बॉडी पेन के लिए सिकाइयां लीजिए, गर्म पैर स्नान लीजिए। हम आपको सिचुएशन हैंडल करने थोड़ी मना कर रहे हैं, वो तो हैंडल करेंगे। बॉडी ने ऑटो टेम्परेचर इंक्रीज किया है, तो वो प्रोसेस होने के बाद बॉडी ऑटोमेटिक कम कर देगी या हमको किसी पद्धति से उसको कम वो बॉडी खुद कर लेगी। हाँ। 102 103 अगर ऊपर जा रहे हैं तो हमको डरना नहीं चाहिए। नहीं डरना चाहिए, बॉडी इसलिए नहीं डरना चाहिए क्योंकि अगर कोई भी छोटा सिंपल वायरल इन्फेक्शन है तो वो बॉडी इतना टेम्परेचर बना रही है कि
उस वायरस को वो खत्म कर सके, वो अपनी कोशिश करेंगे। और एल्स उसको टेम्परेचर, मैं आपसे पूछता हूँ, उसको टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत ही क्या है? व्हाई एग्जैक्टली बॉडी हैज टू इंक्रीज द टेम्परेचर? कोई लॉजिकल रीजन नजर समझ में तो नहीं आ रहा मुझे कि मुझे सर्दी खांसी हुई है तो मेरे बॉडी का टेम्परेचर क्यों बढ़ना चाहिए। ओनली टू रीजंस आर देयर, बॉडी खुद इस चीज को चाहती है, और दूसरा वहां पर एक युद्ध चल रहा है एंटीबॉडी और वायरस के बीच में, तो उस युद्ध में भी गर्मी पैदा हो रही है। ऑटोमेटिक टेम्परेचर डाउन हो जाए, हो जाए, बिल्कुल हो जाए। हम कुछ नहीं करेंगे तो नहीं, बट वी नीड टू टेक एक्सटर्नल सपोर्ट, बेसिकली जैसे गर्म का स्नान है और ऐसी चीजें, इनका सपोर्ट लेना चाहिए, ताकि ये नेचुरल तरीके से जो चीज पैरासिटामोल करती है वही चीज हम नेचुरल तरीके से कर लें। भाई तकलीफ तो इंसान को सहन नहीं है, ये तो सच है। तो ठीक है, आप उसकी तत्कालिक तकलीफ तो आराम कर दीजिए और गंदगी निकालने में सहायक बन जाइए। अगर गंदगी निकालने में आप सहायक बन जाएंगे तो बीमारी तो जल्दी ठीक होगी ना। आपने पेट साफ कर दिया, भोजन बंद करवा दिया, एकदम उबले हुए अनाज सब्जियां दे रहे हैं, सूप दे रहे हैं, लिक्विड डाइट दे रहे हैं जिसको बॉडी को डाइजेस्ट नहीं करना है, तो बॉडी अपने बची हुई एनर्जी से पूरी बॉडी की हीलिंग की प्रोसेस करेगी, राइट? ठीक, तो ये सिद्धांत आशा है कि आप समझ गए। स्वास्थ्य के अभाव को ही रोग कहते हैं। स्वास्थ्य निर्माण की कोशिश कीजिए, रोग का कहीं पता ही नहीं चलेगा। स्वास्थ्य निर्माण की कोशिश करिए, रोग का कहीं पता नहीं चलेगा। स्वास्थ्य निर्माण के लिए क्या जरूरी है ये तो आप जानते ही हैं, और नहीं तो हम जानेंगे आने वाले। अब चौथे, आपने जो मुद्दा उठाया ना कि जो फ्रैक्चर वाला, उसी मुद्दे पे हमारे प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। अब आप बोलेंगे प्रकृति स्वयं चिकित्सक है तो ये सब डॉक्टर क्या कर रहे हैं? इन लोगों को तो कोई काम ही नहीं है फिर तो उनका ये कहना है कि शरीर अपने रोगों को स्वयं ठीक करती है, बाहर की चीजें सिर्फ सपोर्ट का काम करती है। बाहर की चीजें सिर्फ सपोर्टिंग रोल प्ले करती है, पर बॉडी अपनी चीजों को खुद ठीक करती है। इसको समझने के लिए पहला पॉइंट लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति का बोन फ्रैक्चर हो जाए, ठीक, लाइट फ्रैक्चर है, तो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उस चीज को इमोबिलाइज कर देगा। इमोबिलाइज इसलिए कर देगा, इमोबिलाइज करने के लिए फ्रैक्चर लगाते हैं, फ्रैक्चर प्लास्टर लगाते हैं। प्लास्टर इसलिए लगाते हैं ताकि वो मूवमेंट होगा ही नहीं वहां पर, क्योंकि मूवमेंट होगा तो ब्लड फ्लो होगा तो वहां पर हीलिंग की प्रोसेस टूट जाएगी, कंटिन्यूटी टूट जाएगी। तो वहां पर इमोबिलाइज करके उसको रखा जाता है। यही कारण है जब इमोबिलाइज या प्लास्टर करते हैं तो वो जगह की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, और थोड़ी सी कम भी हो जाती है, सूख भी जाता है हाथ का हिस्सा। अब इसको क्या रखा गया है? इसको ऐसा इसलिए रखा गया है कि बॉडी अपने आप को 6 हफ्ते में उस हड्डी को वापस जो टूट गई है उसको जोड़ लेगी। कौन जोड़ रहा है उस हड्डी को? कोई डॉक्टर जोड़ रहा है क्या? डॉक्टर जोड़ सकता है क्या? अगर डॉक्टर जोड़ ही सकता तो फिर वो क्यों बोलता है कि 8 हफ्ते रुको सब ठीक हो जाएगा? वो तो आप उसके पास गए, उसने ठीक कर दिया, ओ स्टार्ट योर नॉर्मल एक्टिविटीज, बट नो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो बॉडी अपने, कौन ठीक कर रहा है बोन के फ्रैक्चर को? बॉडी स्वयं कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि बॉडी स्वयं कर रही है, इस बात का प्रमाण क्या है? तो एक बोन फ्रैक्चर एक 25 साल के व्यक्ति का हुआ, एक 30 साल के व्यक्ति का हुआ, एक 50 साल के व्यक्ति का हुआ, 6 हफ्ते में 25 वाला ठीक हो गया, 8 हफ्ते में 50 वाला ठीक हो गया, एक 35 वाला जो है ठीक ही नहीं हो रहा, जुड़ी नहीं रही हड्डी। अब आप सवाल नहीं पूछोगे कि ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि 6 हफ्ते में जब पूरी दुनिया की हड्डी जुड़ जाती है तो ये भैया की हड्डी क्यों नहीं जुड़ रही है? इसका मतलब उसके शरीर में जो ऊर्जा है वो उस काम को अच्छे से निभा नहीं पा रही है। क्यों नहीं निभा नहीं पा रही? क्योंकि उसकी ऊर्जा अन्य कामों में लगी होगी, या तो वो भोजन ज्यादा कर रहा होगा, क्योंकि भूख, आदमी खाली बैठता है तो उसको अगला कदम खाने का ही होता है। फिर वो बिस्किट खाएगा, फिर वो मिक्सचर खाएगा, खाना हो सकता है कम खा ले, फिर वो बोलेंगे अरे भूख खत्म हो गई है इनकी, खाते नहीं आजकल। हम पता चले 2 पैकेट बिस्किट तो अभी खत्म करके बैठे, खाना नहीं खाता, बिल्कुल एक रोटी भी नहीं खा पा रहे।
सुबह से 2 मिक्सचर का पैकेट खत्म हो चुका है। क्यों? बुखार है, स्वाद नहीं है। स्वाद नहीं है तो सादा खाना अच्छा लग नहीं रहा। बीमार पड़े हुए हैं तो सादा खाना अच्छा नहीं लग रहा। तो अब क्या कर रहे हो आप अपनी बॉडी को में कचरा डाल दे रहे हो। तो आप हैम्पर कर रहे हो अपने प्रोसेस को। अब बॉडी का डाइजेशन का नियम तो क्लियर है। जिस चीज में पानी ज्यादा होगा वो इजी टू डाइजेस्ट होगी, जिस चीज में पानी कम होगा वो डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट होगी। इसमें बॉडी को कोई कोई क्वेश्चन, कोई डायलेमा ही नहीं है। वो स्पष्ट है उसके दिमाग में कि जिन चीजों में पानी की मात्रा अधिक है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। तो अब चूंकि उनको सादा खाना, रोटी सब्जी दाल चावल अच्छा लग नहीं रहा है और वो खा रहे हैं ऐसी सब चीजें बैकग्राउंड पे, चाय बिस्किट और ये सब चीजें। डॉक्टर बोलता है ना चाय बिस्किट दे करके दूध और या दूध दे के दवाई दे देना उसको। तो ये चीजें और फर्दर एसिडिटी करती है ना बॉडी में, बॉडी के फंक्शन को हैम्पर कर देती है। तो ऐसे में उसकी हड्डी 6 हफ्ते 8 हफ्ते में नहीं ठीक हो रही है तो उसके पीछे प्रॉब्लम उसकी ईटिंग हैबिट से तो हो सकती है। उसके शरीर, अब ईटिंग हैबिट कैसे हो सकती है? आप बाहर से कितना भी कैल्शियम दे दो शरीर उतना ही रखेगा जितना जरूरी है। नहीं तो आपका क्या भरोसा, आधा किलो डाल दो ले भैया। हाँ बोले कहाँ रोज रोज थोड़ा थोड़ा 500 ग्राम का कैल्शियम डालूंगा मैं। 250 mg या 500 mg की कैल्शियम की मेडिसिन होती है। जैसे गर्भवती महिलाओं को 500 mg की दिया जाता है, 2 दिया जाता है दिन में। क्योंकि रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, कैल्शियम ज्यादा चाहिए, बोन बोन बनेगी, ठोस बनना चाहिए। तो आपने कहा 500 ग्राम खाऊंगा मैं, 15 दिन का एक साथ ही निपटा लेता हूँ। तो बॉडी तब भी 500 ही रखेगी, बाकी सबको फेंक देगी। इसका मतलब बॉडी खुद डिसाइड करती है मेरे को कितना रखना है और कितना नहीं रखना है। तो आपके ज्यादा देने से भी उसको फर्क नहीं पड़ने वाला। वो अपना समय ही लेगी। ये सब बात प्रमाण है कि शरीर खुद ही चिकित्सक है, प्रकृति खुद ही चिकित्सक है। वो चीजों को जब तक ठीक नहीं करेगी जब तक आप उसको माहौल नहीं दोगे। ये पहला सिद्धांत, फ्रैक्चर वाला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत जो हमेशा मैं लोगों को समझाते हुए देता हूँ कि मशीन इंपॉर्टेंट है, पेट्रोल नहीं। क्योंकि अगर पेट्रोल में पावर होती तो समझ लीजिए आप एक्टिवा है, आप बाइक है, आप कार है और आप बहुत लग्जूरियस कार है। एक समय के लिए आप पेट्रोल पीते हैं और 60 का एवरेज दे देते हैं, आप पेट्रोल पीते हैं 80 का एवरेज देते हैं, आप पेट्रोल पी के 20 का ही दे रहे हैं और वो 5 का ही दे रही है। क्यों? पेट्रोल तो वही है, सभी में वही डाला, तो फिर परफॉर्मेंस क्यों अलग अलग? बिकॉज इट्स अ मशीन। इसलिए भोजन या दवाई पे ज्यादा ध्यान देने की बजाय शरीर के अंदरूनी कार्यों को, फंक्शंस पे ध्यान देना जरूरी है। अगर उन पे आप ध्यान दोगे, उसको मजबूत बनाओगे, तो आप जो भी डालोगे शरीर उसको मैनेज कर पाएगा। तो शरीर को क्या करना चाहिए? व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? द इंटरनल बॉडी। और हम इंटरनल बॉडी को तभी स्ट्रांग बना सकते हैं जब हम उसको उपयुक्त आहार दें, अर्थात बैलेंस डाइट दें। बीमार है व्यक्ति तो उसको पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम दें, पर्याप्त मात्रा में उसको पोषक तत्व दें। और वो सब चीजें ज्यादा पाई जाती हैं फलों में, सलाद में, रस में, सूप में, अनाज में। रागी जैसे अनाज में कैल्शियम प्राप्त होता है, दूध जैसे अनाज में कैल्शियम प्राप्त होता है। कई जगह तो डिबेट है कि दूध भी उपयोग करना चाहिए कि नहीं। वेगन डाइट की बात करते हैं, चलो अभी हम उसमें नहीं जाते। एक बेसिक जो ह्यूमन बीइंग को बचपन से खाने की आदत है, मैं उन चीजों की बात कर रहा हूँ। दूध वो पीता है, सब्जियां भाजियां वो सब चीजें खाता है, तो इन सब चीजों में वो पर्याप्त है। इसको वो सही और संतुलित मात्रा में खाए और शरीर को अपना समय दे। शरीर अंदर से अपने रोग को खुद ठीक कर लेगा, उस हड्डी को वापस जोड़ लेगा। हो सकता है 6, अगर आपका बॉडी परफॉर्मेंस अच्छा है तो हो सकता है 6 हफ्ते की बजाय आप 5 हफ्ते में निपट लें। सर वो 5 हफ्ते में जो उसको बॉडी का उसने जो एक्स्ट्रा केयर की, अगर उसने ऐसा आहार लिया, सही आहार लिया, फास्टिंग, तो बॉडी फटाफट कर लेगी ना। और जल्दी वो इसलिए हो जाएगा जल्दी क्योंकि बॉडी के पास अगर डाइजेशन का काम नहीं था तो वो फ्री थी, तो पूरा काम उसी को दे दी। ठीक है, जैसे एक मेसन है, वो अपना घर भी बना रहा है और एक दूसरे का घर भी बना रहा है। एक मेसन अपना घर भी बना रहा है, दूसरे का घर भी बना रहा है। फाइनली जहाँ दूसरे का घर बना रहा है ना, वहां पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई तो वो वहां नहीं जा रहा है, तो अब उसका घर जल्दी बनेगा कि नहीं? और दोनों साथ साथ चलते रहते तो दोनों के घर बनने में टाइम लगते हैं।
तो वैसे ही एक तरफ भोजन को जैसे ही आपने सही मात्रा में संतुलित कर दिया और उपयुक्त कर दिया, तो बॉडी के पास टाइम बचेगा तो वो फटाफट हीलिंग करेगी, वो फटाफट सेल्स को जोड़ना शुरू करेगी। जितना समय लगना है तो उतना तो लेगी वो। भाई अगर एक कोशिका को बनने में एक निश्चित समय लगता है तो वो निश्चित समय लेगी। बट चूंकि वो उसी काम को फ्रीली कर पा रही है, दूसरा उसके पास ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं है या डेविएशंस नहीं है। अब पर आप उस व्यक्ति को जो बीमार पड़ा हुआ है उसको सुबह शाम तक उसके मुंह में ठूस रहे हो, खिला रहे हो, पिला रहे हो, तो बॉडी क्या कर रही है? व्यस्त है। तो वो रिपेयर, हीलिंग, मेंटेनेंस कब करेगी? और फिर रोज रात में आप 11-12 बजे खाना खाते हो, जबकि हमारे शरीर का नियम है कि दिन में कार्टिसोल नामक हार्मोन बनेगा, रात में ग्रोथ हार्मोन बनेगा। तो रात में 9:30-10 बजने के बाद ही वो ग्रोथ हार्मोन बनाना शुरू कर देता है। इसलिए बोलते हैं आइडियली 10 से 2 के बीच में तो आदमी को जागना ही नहीं चाहिए। और आज का युवा वर्ग जो है वो 10 से 2 के बीच में ही जागता है और 2 बजे सोता है। सबसे बड़ा डैमेज वहीं पर करते हैं वो लोग। हाँ, तो 10 से 2 के बीच का जो डैमेज करते हैं ना, वही उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग बनता है। तो हर इंसान को समय से 10 बजे से लेके 2, 2:30, 3 बजे के बीच तो नींद निश्चित रूप से अच्छी होनी चाहिए। ये मैं भी नहीं कहता, बड़े बड़े स्पिरिचुअल टीचर्स और लीडर्स बोलते हैं इस बात को। नाचपति में तो मेंशन है ही इस चीज को लेकर के। तो रात में ग्रोथ हार्मोन बन रहा है, अब आप रात में जग गए तो कॉर्टिसोल बनेगा। कॉर्टिसोल इज एन एक्टिविटी हार्मोन। तो एक्टिविटी हार्मोन, कई लोग तो रात में खेलने जाते हैं 9 बजे से लेके 11 बजे तक, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, बोले बिजनेस से टाइम ही अभी मिलता है। तो वो मेरे पास एक सज्जन आए थे, तो बोले 9, 9:30 बजे मेरे सोने की दुकान बंद होती है। तो मतलब फिर तो आप, एक सोने की दुकान बंद हुई है तो बोले अब दूसरे सोने से पहले मैं सारी एक्टिविटी करता हूँ। पहला सोना बंद करता हूँ 9:30-10 बजे, वहां से घर आता हूँ तो वहां से खेलने जाता हूँ, 1.5-2 घंटे जम के पसीना बहाता हूँ, बहुत मजा आता है। फिर 11, 11:30 बजे घर पे तो मेरा कोई स्वागत करने वाला है नहीं। पत्नी को टाइम से सोना, लव मैरिज हुई है तो वो सुनेगी ऐसा भी नहीं है। इसलिए वो टाइम से सो जाएगी। तो मेरा 12 बजे तक बाहर ही किसी रेस्टोरेंट में, ढाबे में खाना होता है। और फिर रात में मैं 12:30, 1 बजे तक घर पहुंचता हूँ। 1 बजे तक घर पहुंचने के बाद तुरंत तो नींद नहीं आती, तो 1-1.5 घंटा मोबाइल और इन सब चीजों पे टाइम वेस्ट स्पेंड करता हूँ। 2:30-3 बजे सो जाता हूँ, सुबह 9:30-10 बजे उठता हूँ। तुरंत उठ करके फ्रेश होकर नाश्ता करके अपने सोने की दुकान पे चले जाते। क्या लग रहा है दिखने में? तो आपके पास आए थे कोई समस्या नहीं? हाँ, समस्या ही थी उनको। मेरे पास से तभी पहुंचे। He was facing through lifestyle disorders, ब्लड प्रेशर बहुत शूट हो रहा था, नींद ठीक से नहीं आ रही थी, पाचन क्रिया ध्वस्त पड़ी हुई थी, ब्लड रात में 12 बजे जब आदमी बाहर का तला भुना खाना खाएगा तो उसके शरीर का क्या हालत हो? उसमें मैं क्या, दुनिया का कोई डॉक्टर मदद नहीं कर सकता उसकी। उनके हार्ट में ब्लॉकेज था, उम्र थी 32 साल। तब बताइए मैं उसको कैसे मदद करूं? ब्लॉक लेकर आया, थोड़े दिन पहले आता तो, फिर थोड़े दिन बाद आता तो शायद आ भी नहीं पाता। तो इसलिए हर व्यक्ति को ये समझना है कि प्रकृति स्वयं चिकित्सक है और शरीर अपना इलाज स्वयं खुद करती है। आप उसके प्रोसेस में सहायक बनिए, बाधक मत बनिए। अधिकतर लोग उस प्रोसेस में सहायक कम और बाधक ज्यादा बनते हैं, और चूंकि बाधक बनते हैं इसलिए बीमारी ठीक होने की बजाय बढ़ती चली जाती है, उसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है और आगे चल करके वो क्रॉनिक डिसीज हो जाती है। आज ही मेरे पास एक महिला आई, कंसल्टेशन किया, सब बता दी। फिर अंत में बताया, बोले ज्यादा कुछ नहीं, 2 मेडिसिन सुबह, 2 मेडिसिन शाम को शुगर की खाती। मतलब सारी बीमारी लेकर के आए तो आई थी घुटने का दर्द, लेके आई थी, उनको राइट नी में बहुत पेन है। तो अब बोले क्या रूटीन है? बोले दिन भर बहुत काम रहता है, तो मेरा लंच होता है 2:30-3 बजे और रात का डिनर होता है 8-9 बजे। बाकी फिर तो अब ये भी तो जागती है ना शरीर के साथ। कब का जागा शरीर? 5 बजे का जागा शरीर, 3 बजे आप रोज खाना दोगे तो वो, तो उसको तकलीफ तो होगी ना।
उसको तो निश्चित समय पे चीजें चाहिए ना काम करने के लिए, तो वो भी जाती भी ठीक नहीं है। 2 बार खाने का मतलब कभी भी 2 बार खाना नहीं। ये देखने के दृष्टिकोण में ये महिला तो ठीक कर रही है, 2 बार खा रही है, 2 बार से ज्यादा खाती नहीं, 2 बार चाय पी रही है, 2 बार खा रही है, तो इनको तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पर इनको शुगर भी है, इनको ब्लड प्रेशर भी हाई है, इनको फैट भी जम गया है, इनको घुटने में भी दर्द है, इनको कमर में भी दर्द है, इनका वजन भी बढ़ता जा रहा है। क्या मदद करूं इनकी, बताइए? क्या दवाइयों में इलाज है इनका? नहीं। मैं हर आपको ऐसे उदाहरण दूंगा जो मेरे पास, जो हर तरह के लोग प्रतिदिन आते हैं, जिनसे मैं इंटरेक्ट करता हूँ, मुझे सुन सर, जो करके। लोग इतनी वर्स्ट लेवल तक पहुंच के आपके पास आते हैं, उनका नेचुरोपैथी में कुछ रहता है? क्यों नहीं तो होगा? पहले उनका लाइफस्टाइल ही ठीक करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल भी ठीक करना पड़ेगा और मदद तो करनी पड़ेगी ना। जितना मैं कर सकता हूँ वो तो करना पड़ेगा। उन्होंने जो डैमेज किया वो कर लिया, पर अभी आप, मैं उस डैमेज को कितना रिवर्स कर सकता हूँ ये तो मैं कोशिश करूंगा, अगर वो मेरा सहयोग करेंगे। पर सक्सेस कब होगा? सक्सेस जब होगा जब वो एक इन पेशेंट के रूप में रहेगा, क्योंकि हर आने वाला व्यक्ति घर जाके क्या खाएगा वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैंने लिख के दिया भैया उबली हुई सब्जी खाना, आज घर में गया, बहू बोली कि जो बना है चुपचाप खा लो, तो क्या होगा? चुपचाप खाएगी ना वो। घर में सासू माँ का रोल निभा रही हैं, आप तो तेज तर्रार होंगे तो बोले बनाओ, और नहीं तो जो बना है वो खाना पड़ेगा। तो ऐसे में उनकी बीमारी ठीक होगी क्या? मैं कितना भी नेचुरोपैथी कर लूँ उनकी बीमारी नहीं ठीक होगी। तो डाइट उनकी प्रॉपर। हाँ, सब चीजों भाई, आपको खाना बनाने के लिए अनाज की सही मात्रा चाहिए, चावल की मात्रा सही चाहिए। दाल की खिचड़ी बनाने वाले हो तो ऐसा तो नहीं कि मैं 1 किलो दाल ले लूं और 5 ग्राम चावल ले लूं, इसमें खिचड़ी कैसी बनेगी? कुछ भी तो नहीं कर सकता ना, एक अनुपात बनाना पड़ेगा शरीर। तो हर चीज का बैलेंस चाहिए बीमारी को ठीक करने के लिए। तो आशा है आप सभी जागृत हो रहे हैं, सीख रहे हैं, अपने चक्षु खोल रहे हैं। फॉलोअर बने पर ब्लाइंड फॉलोअर नहीं बनना, ठीक है? बुखार हो गया घर पे तो अपने मन से कोई निर्णय मत देना, क्योंकि अभी आप उतने अभ्यस्त नहीं हो कि अपनी ही चीजों को हैंडल कर सको। आपको हमेशा किसी के मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। हाँ, उपवास करके आप अपने आप को बेहतर फील कर सकते हो, शरीर की प्रक्रिया में सहायक बन सकते हो, बट हमेशा कोई भी ऐसी तकलीफ हो तो हमेशा मार्गदर्शन लें। उसीलिए चिकित्सक हैं, क्योंकि उनको उस काम को करते करते अनुभव हो गया है। कारपेंटर को कारपेंटिंग का अनुभव है, पेंटर को पेंटिंग का अनुभव है, तो चिकित्सक को बीमारी के बारे में जान जान करके उसका अनुभव। राइट हो ना? तो इसलिए जब तक आप खुद पारंगत ना हो जाओ, आधा डॉक्टर खतरनाक डॉक्टर है, नीम हकीम खतरे जान, ये सब जो कहावतें बनी है वो इसीलिए है कि आधा मत बनो। जब पूरा अनुभव हो जाए तो फिर धीरे 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 उसको अप्लाई करो। और हम लोग चिकित्सक लोग प्री डिफाइंड टेम्पलेट पे काम नहीं करते कि दिस इज द प्री डिफाइंड टेम्पलेट ऑफ डिसीज एंड आई शुड फॉलो दिस रोड मैप ओनली। वी ऑलवेज टेक डिसीजन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो हमारी निर्णय लेने की क्षमता ही उस व्यक्ति को जल्दी या उसकी बीमारी को ठीक करने में समय लगाएगी। निर्णय लेने की क्षमता हमारी, हमारे पास टेम्पलेट नहीं है कि यही टेम्पलेट बने होंगे कुछ टेम्पलेट की ऐसा फॉलो करना चाहिए। एक चिकित्सक के पास टेम्पलेट बना हुआ है कि बुखार पे आने वाला, सर्दी खांसी आने वाला, उसको एक एंटीकोलिनर्जिक देना है, जो पैरासिटामोल देना है, एंटासिड देना है, पेन किलर देना है, एंटीबायोटिक देना है, 5 दवाइयों का मल्टीविटामिन देना है, 6-8 दवाइयों का उसका पैकेज बना होगा फिक्स। तो वैसे टेम्पलेट्स को हमेशा फॉलो नहीं किया जा सकता। The best doctor in the world is the doctor who prescribes minimum medicine. This is not said by me. This has been said by the famous doctors around the world. The best doctor in the world is the doctor who prescribes minimum medicines. और कई ऐसे शहर हैं, कनाडा जैसे शहर हैं, जर्मनी जैसे शहर हैं, जहाँ तो दवाइयों की दुकान ही नहीं होती। There are no medical shops. मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। मेरे पास एक सदस्य आते हैं,
मिसेस दिव्या पात्रिकर और दीपक पात्रिकर जी। दिव्या पात्रिकर जी मॉर्निंग बैच में आती हैं, और तो उनके बच्चे जो हैं वो विदेश में रहते हैं, वो समय समय पे वहाँ रहने जाते हैं। एक यूएस में रहता है, एक यूके में रहते हैं। तो बोले वहाँ जाते हैं, हमको सर्दी खांसी बुखार होता है, तो डॉक्टर हम लोग को अपॉइंटमेंट 1 हफ्ते के बाद मिलता है, और दवाई हमको मार्केट में मिल नहीं सकती। वहाँ का नियम है कि दवाई इज नॉट सोल्ड एक्सटर्नली, इट विल बी ओनली गिवन ऑन डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। सो इन दैट सिनेरियो, बोले जब 1 हफ्ते बाद हम लोग जाते हैं, तब तक हमारी बीमारी ठीक हो जाती होती है। तो डॉक्टर बोलता है अब क्या दूं दवाई आपको, गो बैक साइमन, गो बैक। तो ऐसा ये उन्होंने कहा, उनके बच्चों ने कहा। अभी लास्ट जब आए थे उनके डॉटर और किसान इन लॉ, तो यहाँ पर आए थे, मदरसे मिलने आए थे, तो उन्होंने बताया कि बोले हमारे साथ कई बार ऐसा होता है, वहाँ अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, और जब अपॉइंटमेंट मिलता है तो जब तक जाते हैं तो मैक्सिमम टाइम हमारी बीमारियां ठीक हो जाती है। पार्थिकर सर ने कहा बोले हम यहाँ से जब जाते हैं, दे आर ऑल 60+, तो वो यहाँ से हम जब जाते हैं तो हम बहुत सारी दवाई कैरी करते हैं, क्योंकि हमको मालूम है वहां पर कुछ स्टॉक मिलने वाला नहीं। वहां पर हमें बिना डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के कुछ 0.001% मेडिसिन नहीं मिल सकती, राइट? तो said so, we'll stop the discussion for the day, and hope this discussion will be fruitful to you, and आप इसे धीरे धीरे अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। नेचुरोपैथी सीखने का पर्पस बहुत अच्छा है कि अपने आप की आंखें खोलें और जागृत हो जाएं। तो दुर्गा जी हम ये सेशन एंड कर रहे हैं। जी सर, थैंक यू। जी, और आप लोगों की क्लासेस अभी 4 days a week रखी गई हैं, फिर आने वाले दिनों में हम प्रैक्टिकल शेड्यूल कर रहे हैं, तो उसमें प्रैक्टिकल्स भी आपके होंगे। वो हाँ, ट्यूसडे से अभी, हाँ 4 दिनों में ही। कल क्लास नहीं होगी तो क्या सर, सैटरडे? हाँ, सैटरडे कोई क्लास नहीं है। आपका जो शेड्यूल पहले बार आया होगा उसमें क्या है, हो सकता है आने वाले दिनों में प्रैक्टिकल शेड्यूल हो उन ड्यूरेशंस में, हाँ थ्योरी की बजाय प्रैक्टिकल शेड्यूल हो। वो आप लोगों के पास हर वीक का प्रॉपर टाइम टेबल आएगा। हम लोग जी टाइम सर। टेबल बनाते हैं ताकि हमारा भी माइंड फिक्स हो जाए और आपका भी माइंड फिक्स हो जाए। कभी कुछ सडन इमरजेंसीज आती हैं तो सिचुएशंस चेंज होती हैं, तो दोज आर अनअवॉइडेबल सिचुएशन। पर अगर हमारे पास सडन इमरजेंसीज नहीं है तो हम लोग चीज़ों को चेंज बहुत ही मिनिमम करते हैं। वी जस्ट फॉलो जैसा शेड्यूल किया हुआ है, वो आप सभी परिचित हैं इस बात से, ठीक है? जी सर। Next class will be on Tuesday. 3 days will be for you to study about what I have taught till now. Yeah, in 4 days. सर मुझे डायरेक्ट पूछना था, अगर किसी को सेंटर है